मेरे फादर जो है पार्टीशन के टाइम में पाकिस्तान से इस तरफ आए थे, बिकॉज उस समय काफ़ी ज़्यादा वो हुआ था। तो उस वक्त मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनके पास कुछ भी नहीं था। तो गुड़गांव के पास जो कोई एक सरकारी ऑफिसर थे, उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को ये बोला था कि आपको, अगर आप हमारे गाय का दूध निकाल देंगे तो आपके बच्चे की स्कूल की फीस हम दे सकते हैं। तो उस शर्त पे मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे फादर को स्कूल में डाल दिया था और वो उनके स्कूल की फीस देते थे। तो मेरे ग्रैंडफादर मुझे हमेशा बोलते थे कि इस बात का ध्यान रखो कि अगर उस आदमी ने स्कूल की फीस तुम्हारे पिता की नहीं दी होती तो शायद तुम्हारे पिता तुम्हें नहीं पढ़ा पाते। एंड ही वॉज द वन हु इंस्पायर्ड मी टू बिकम अ टीचर। ही सेड वो उसका ऋण है हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, जो हमें वापस करना चाहिए। तो अगर तुम टीचर बन जाते हो तो शायद हमारे परिवार का वो ऋण उतरेगा। वेलकम टू द 14th एपिसोड ऑफ स्टडी एंड लर्न बियॉन्ड एकेडमिक्स। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं सेठ आनंद राम जयपुरिया ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के स्कूल्स एंड आईटी डायरेक्टर मिस्टर हरीश संदूजा। सो वेलकम टू द शो। नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आई थिंक इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। सर, आपके जॉब रोल का सबसे बेस्ट पार्ट, आपका फेवरेट पार्ट और सबसे वर्स्ट या फिर डिफिकल्ट पार्ट कौन सा है? मेरे जॉब रोल का सबसे फेवरेट पार्ट होता है कि आई कैन एक्सेस चिल्ड्रन और बच्चों के साथ मैं टाइम व्यतीत कर सकता हूँ और उनको पढ़ा सकता हूँ। मेरे ख्याल से मेरी सैलरी तब क्रेडिट होती है जब मैं किसी बच्चे को कोई नई नॉलेज देता हूँ और उसकी आंख में एक चमक आ जाती है जब वो समझता है जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो जब पॉइंट आता है जब किसी बच्चे को कोई नॉलेज समझ में आती है, तो वो एक नई विंडो खुलती है उसके लिए। और वो चीज़ जब भी होती है किसी बच्चे के लिए मेरे सामने, तो आई थिंक वो मेरे लिए सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट आज तक रहा है। और मेरे ख्याल से मैं उसी के लिए काम करता हूँ और मुझे बार बार कोशिश करनी पड़ती है कि मैं वो चीज़ किसी नए बच्चे के लिए कर पाऊँ। और ऑब्वियसली थोड़ा चैलेंजिंग ये होगा कि मैं धीरे धीरे जैसे जैसे अपने ग्रोथ पाथ में बढ़ता गया, तो शुरुआत तो एज अ टीचर करी थी, लेकिन अब जो है इट इज़ मैनेजिंग पीपल ओनली। तो मैनेजिंग पीपल थोड़ा मुझे लगता है कि इट्स अ टास्क विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एट टाइम्स, क्योंकि लोग बड़े अलग अलग प्रवृत्तियों के होते हैं। तो उनको मैनेज करना थोड़ा टाइम लगता है और मुश्किल भी होता है। बच्चों को मैनेज करना कम्प्लीटली डिफरेंट है और उसमें मज़ा भी आता है। ओके सर, आपके हिसाब से 3 सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल्स क्या हैं जो टीचर्स में होनी चाहिए? टीचर्स में सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट स्किल्स मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो उनमें एम्पैथी होनी चाहिए कि बच्चों को समझने की, कि पुटिंग देमसेल्व्स इन द शूज ऑफ द चिल्ड्रन, ताकि बच्चे की नीड्स को समझ सके। वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है जो टीचर में होना चाहिए। दूसरा स्किल जो टीचर में होना चाहिए वो है कि दे मस्ट हैव राइट कम्युनिकेशन स्किल्स, कि उनको ये पता होना चाहिए कि हम जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज एज वेल एज वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि नॉन वर्बल एंड वर्बल, इन दोनों कम्युनिकेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। एंड कनेक्टिंग विद द चाइल्ड इज वेरी 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 क्रिटिकल। कि आप बच्चे के साथ अगर कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो वो बच्चा आप लूज कर देते हैं क्लास में। और ऑब्वियसली छोटी उम्र के बच्चे एडोलेसेंस तक जनरली ये पाया गया है कि वो पहले टीचर को लाइक करते हैं और फिर सब्जेक्ट लाइक करते हैं। तो इसीलिए टीचर के लिए ये बहुत क्रिटिकल है कि वो पहले बच्चे के साथ कनेक्ट करे प्रॉपरली। और कनेक्ट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसमें एम्पैथी स्किल होने चाहिए। और जब ये दोनों चीज़ें हो जाए, एम्पैथी और कनेक्शन, उसके बाद यू कैन एक्चुअली ट्रांसफर द कंटेंट ऑफ योर सब्जेक्ट विच यू शुड हैव एज अ गुड स्किल। तो ये 3 चीज़ें होनी बहुत बहुत ज़रूरी। ओके ओके सर, ठीक है। सर, स्टूडेंट्स को पढ़ाने का सबसे बेस्ट अप्रोच कौन सा है जिससे ना सिर्फ उनका एकेडमिक डेवलपमेंट हो बल्कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, कंप्लीट डेवलपमेंट हो? आई थिंक बच्चों को पढ़ाने के लिए जो सबसे अच्छे तरीके होते हैं, उसमें ज़्यादातर तरीकों के ऊपर अब बहुत सारा एनालिसिस किया जा चुका है, जिसमें एक होता है लेक्चर मेथड ऑब्वियसली,
वो सबसे पुअर मेथड होता है बाय द वे, वो सबसे गड़बड़ वाला मेथड होता है लेक्चर मेथड, उसमें बच्चे काफ़ी कम समझते हैं। और ये देखा गया है कि किस तरह से बच्चे सबसे ज़्यादा समझते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे तब समझते हैं जब वो पढ़ाते हैं। Okay. तो अगर हम इस तरह की क्रिएशन कर दें क्लास में कि बच्चे ग्रुप में अलग अलग टॉपिक्स दे दिया जाए उनको, और वो ग्रुप डिस्कशन करें और अपना टॉपिक वो बाकी क्लास को पढ़ाएं, उसमें टीचर एज अ फैसिलिटेटर हो, और वो जब टीचर एज अ फैसिलिटेटर बच्चों को क्लास में पढ़ाने और पढ़ने के लिए एक सिचुएशन क्रिएट कर देता है, और उसमें बच्चे पढ़ाते हैं जब अपने ही ग्रुप में, तो जो चीज़ बच्चे ने पढ़ाई अपने ग्रुप के बच्चों को, तो वो बच्चे के साथ परमानेंटली जुड़ जाती है। मैं तो कई बार ये जोक सुनाता हूँ लोगों को कि एक मास्टर साहब थे, वो क्लास में पढ़ा रहे थे, तो बच्चे ने कहा कि मेरे को ये समझ में नहीं आया जो आपने करा। तो वो मैथ्स के टीचर थे, तो उन्होंने फटाफट बोर्ड को पूरा रब किया और उसी सवाल को फिर से सॉल्व कर दिया। फिर पूछा बच्चे से, समझ में आ गया? बच्चे ने कहा नहीं सर, नहीं समझ में आया। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने फिर रब किया, फिर ऊपर से नीचे तक सॉल्व किया, अच्छा अब समझ में आ गया? फिर बच्चे ने कहा नहीं सर, नहीं समझ में आया। ऐसा उन्होंने 10 बार कर दिया। अब जब 10वीं बार बच्चे ने कहा नहीं समझ में आया, तो मास्टर साहब ने उसको रब करके फिर करा और बोला अरे गधे, अब तो मुझे भी समझ में आ गया। तो ये एक जोक है, लेकिन इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात छुपी हुई है कि जब आप किसी को पढ़ाते हैं, तो जब पढ़ाते हैं तो आपको धीरे धीरे वो चीज़ समझ में आने लगती है। ठीक है सर, एक क्वालिटी एजुकेशन क्या होती है? सो क्वालिटी एजुकेशन मेरे हिसाब से कोई भी एजुकेशन जो बच्चों को लाइफ के लिए प्रिपेयर करे। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों को सिर्फ यही नहीं सिखाना चाहिए कि कंटेंट क्या है, ये सिखाना कि उस कंटेंट का एप्लीकेशन और लाइफ में किस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है और एथिकली कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो भी चीज़ पढ़ाई जा रही है उसमें एथिक्स होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे अगर पॉइंट वाइज बताना है तो सबसे पहली चीज़ है लर्निंग टू लर्न, सेकेंड चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल्स, थर्ड है नोइंग ग्लोबल सिस्टम्स एंड ग्लोबलाइजेशन, फोर्थ चीज़ है एथिकल एंड वैल्यू सिस्टम्स, फिफ्थ चीज़ है नोइंग द टेक्नोलॉजी दैट इज हैपनिंग अराउंड इन द वर्ल्ड, और सिक्स्थ चीज़ है नोइंग द एनवायरनमेंट एंड द एनवायरमेंटल डिजास्टर्स विच आर हैपनिंग एंड हाउ टू स्टॉप देम। ये सब चीज़ें अगर हम बच्चों को ठीक से पढ़ा दें, इसमें एथिक्स इज़ वन ऑफ द बेसिक राइडर्स, तो आई थिंक जो भी कंटेंट नॉलेज है वो तो बदलती ही जाती है, वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो बदलती नहीं हैं, जिनके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फॉर द सोसाइटी। इसीलिए हमें बच्चों को ये चीज़ें मैप अप करके रखनी चाहिए। ठीक है सर, स्कूल्स और पेरेंट्स के बीच में क्या एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का होना ज़रूरी है, और ये कनेक्शन क्यों ज़रूरी होता है, और कैसे स्कूल इसको बिल्ड कर सकता है? क्या कुछ सिस्टम्स हैं या पॉलिसीज़ हैं या क्या है? पेरेंट्स और स्कूल्स को मिल करके काम करना चाहिए। उसके लिए बेटर ये होता है कि पेरेंट्स का एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, जिसमें स्कूल्स में जो हो रहा है वो पेरेंट्स को कम्प्लीटली पता होना चाहिए, और स्कूल्स को पेरेंट्स की मदद लेनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग सर्टेन थिंग्स इन द स्कूल। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि पेरेंट्स को कभी कभार आके के क्लास ऑब्जर्व भी करनी चाहिए और पढ़ाना भी चाहिए, दोनों काम करने चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है कि कई बार ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो इंडस्ट्री से कनेक्टेड होते हैं और वो बहुत अच्छे टीचर्स भी होते हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता, तो दे कैन समटाइम्स ऐड वैल्यू एज अ टीचर फॉर सम ऑफ द पर्पसेस। तो ऐसा हमें पेरेंट्स के साथ करना चाहिए, उनको कॉल करके उनके साथ पढ़ाना चाहिए बच्चों को, और उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना, पेरेंट कोऑर्डिनेटर होना स्कूल में, और पेरेंट्स को कंप्लीट सिंक में रखना, सर्वेज करना कि उनका ओपिनियन क्या है और हम क्या चीज़ करना चाहते हैं। ये सब चीज़ें बहुत क्रिटिकल है। ठीक है सर, जयपुरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस आज जिस हाइट पर है वो क्यों है? क्या फैक्टर्स है इसके सक्सेस के पीछे, और ऐसा क्या है जो स्कूल में है जो दूसरे स्कूल्स और कॉलेजेस में नहीं है? मेरे को लगता है कि जयपुरिया ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इसलिए अच्छे हैं क्योंकि एक तो इट फ्लोज फ्रॉम द फैमिली,
मैं जैसे शिशिर जयपुरिया जी के साथ काफ़ी क्लोजली काम करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि फैमिली में डेमोक्रेटिक सेटअप, गिविंग रिस्पेक्ट टू द पीपल, कि आप जिसके साथ काम करते हैं उसको अपना एम्प्लॉय ना मान करके उसको अपनी फैमिली का मेंबर मानते हैं, और साथ ही साथ वो कल्चर जो है ना धीरे धीरे परकोलेट होता है सब में पूरे, बिकॉज अगर आप टॉप लेवल से ये सब नहीं करते तो वो नीचे भी नहीं परकोलेट होता। तो ये चीज़ें काफ़ी क्रिटिकल हैं। और फिर स्कूल में ऐसी चीज़ें स्टार्ट करना जो बहुत इनोवेटिव है, जैसे हमने रेडियो जॉकी रूम बच्चों के लिए स्टार्ट किया था आज से 6 साल पहले, और अब वो रेडियो जॉकी रूम में बच्चे आ करके अपनी वीडियोस बनाते हैं, अपने पॉडकास्ट बनाते हैं, अपनी काफ़ी चीज़ें करते हैं। मैं ये डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि जो स्कूल का कल्चर होता है दैट फ्लोज फ्रॉम द टॉप, and giving respect to the professionals and giving respect to the parents is one of the most critical thing for the schools to rise. वो करना चाहिए। ठीक है सर, अब रैपिड फायर खेलते हैं। मैं आपसे फास्टली क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको आंसर्स देने हैं उसके। कोडिंग या क्रिएटिविटी, 21st सेंचुरी स्किल सबसे बेस्ट कौन सी है इन दोनों में से? क्रिएटिवली लर्निंग कोडिंग। क्रिएटिवली लर्निंग कोडिंग, ओके। सर, एक टेक्नोलॉजी जो आपको लगती है बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड है? आई थिंक वो धीरे धीरे कम हो रही है, प्रोजेक्टर्स आर टू ओवर हाइप्ड, अब उसकी ज़रूरत नहीं है इतनी। ग्रेट सर, नाइस। सर, एआई टूल्स जैसे डीप सीक, चैट जीपीटी, ये सारे बच्चों की क्रिएटिविटी को ख़त्म कर रहे हैं या उनको बूस्ट कर रहे हैं, या क्या हेल्प कर रहे हैं बच्चों की? मैं ग्रेड 9 के कुछ बच्चों से बात कर रहा था, तो कुछ बच्चों को तो वो बड़ा अच्छा लगता है, वो समझ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे उसको जो समझते कम है वो इस तरह से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो एज अ चीटिंग टूल इस्तेमाल करते हैं उसको। तो डिपेंड्स अपॉन द चाइल्ड्स लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कुछ बच्चे जैसे होमवर्क दिया गया उनको, तो उनको ये पता है कि ये वाला मैं बस चैट जीपीटी में जैसे डालूंगा तो उसका सोल्यूशन आ जाएगा, वो उसको कॉपी करके लिखते रहा है, क्योंकि अब उसको अपने माँ बाप से भी नहीं पूछना या किसी ट्यूटर से भी नहीं पूछना, उसके लिए वो सोल्यूशन आ गया। तो ये एक काफ़ी डेंजरस सिचुएशन है कुछ बच्चों के लिए जो उसको एज अ चीटिंग टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन देयर आर सम चिल्ड्रन हु आर यूजिंग इट वेरी प्रोडक्टिवली फॉर देयर ओन लर्निंग, तो उन बच्चों के लिए तो अच्छा है। लेकिन जो बच्चे अपनी थिंकिंग को एनहांस नहीं कर रहे, उनके लिए ये काफ़ी खतरनाक है। तो एज एजुकेशनिस्ट हमारे को बच्चों को ये समझाना चाहिए या बताना पड़ेगा कि कैसे किस चीज़ का इस्तेमाल करना है। वो काफ़ी बड़ा चैलेंज मुझे दिख रहा है अभी। ओके, ठीक है। सर, आपके हिसाब से कोई पर्सन एज अ स्टूडेंट ही सक्सेसफुल कैसे हो सकता है? अगर हम एकेडमिक टर्म्स की बात करें, ओवरऑल लाइफ की भी बात करें, तो कैसे सक्सेसफुल बना जा सकता है? आई थिंक सा विद्या या विमुक्ति, जो विद्या है वो आपको मुक्त करती है, और सक्सेस तो एक डेफिनेशन है जो हम अपने लिए डिफाइन करते हैं कि मैं अपने आप को सक्सेसफुल कब मानूंगा या कैसे मानूंगा और मेरे लिए सक्सेस क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि सक्सेस का एक्चुअल मतलब क्या होता है। ये बात सही है कि मैं 10th के एग्जाम में इतने मार्क्स ले लूँ तो वो मेरे लिए एक सक्सेस है, बट वो एक छोटी सक्सेस। फिर उसके बाद मेरी जॉब आ जाए तो वो भी एक सक्सेस है, बट छोटी सक्सेस। लेकिन फाइनली सक्सेस वो है जो किसी और के लिए सिग्निफिकेंट। जब तक मैं किसी और के लिए सिग्निफिकेंट नहीं हो पाता तब तक वो सक्सेस एक बहुत सेल्फिश सक्सेस है। तो इसीलिए बच्चों को ये सिखाना कि सक्सेस के सच्चे मायने क्या होते हैं, कि अगर मैं सक्सेसफुल हूं तो मैं किसी और की मदद कर सकूं ताकि वो भी सक्सेसफुल बन सके, ये एक्चुअल में ट्रू सक्सेस है। तो ये चीज बच्चों को सिखाना या हमें सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके सर। सर, जब भी डिफ़िकल्ट टाइम्स आते हैं या चैलेंजिंग टाइम्स आते हैं, तो आपको क्या चीज़ आगे इंस्पायर करती है बढ़ने के लिए? आई थिंक डिफ़िकल्ट टाइम्स तो लाइफ में बहुत आते हैं कई बार, लेकिन जस्ट मेरे फादर जो है पार्टीशन के टाइम में पाकिस्तान से इस तरफ आए थे, बिकॉज उस समय काफ़ी ज़्यादा वो हुआ था। तो उस वक्त मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनके पास कुछ भी नहीं था। तो गुड़गांव के पास जो कोई एक सरकारी ऑफिसर थे, उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को ये बोला था कि आपको, अगर आप हमारे गाय का दूध निकाल देंगे तो आपके बच्चे की
स्कूल की फीस हम दे सकते हैं। तो उस शर्त पे मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे फादर को स्कूल में डाल दिया था और वो उनके स्कूल की फीस देते थे। तो मेरे ग्रैंडफादर मुझे हमेशा बोलते थे कि इस बात का ध्यान रखो कि अगर उस आदमी ने स्कूल की फीस तुम्हारे पिता की नहीं दी होती तो शायद तुम्हारे पिता तुम्हें नहीं पढ़ा पाते। एंड ही वॉज द वन हु इंस्पायर्ड मी टू बिकम अ टीचर। ही सेड वो उसका ऋण है हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, जो हमें वापस करना चाहिए। तो अगर तुम टीचर बन जाते हो तो शायद हमारे परिवार का वो ऋण उतरेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहा मेरे लिए, वो पर्टिकुलर एपिसोड याद रखना जो मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बताया था, और उसको लेकर के मेरा टीचिंग में आना और फिर ट्राइंग टू गिव बैक टू द सोसाइटी इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मुझे यही चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट लगती है। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, नमस्कार। स्टडी एंड लर्न के इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल्स में आपको नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक का कंप्लीट कंटेंट मिलता है, जिसे आप क्लासरूम में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास स्टडी एंड लर्न का कंटेंट होगा तो आप उसे क्लासरूम में शोकेस करके मैथ्स और साइंस के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही इजीली बच्चों को पढ़ा सकते हो और बच्चे बहुत ही इंगेज होकर सुनेंगे भी। अब एक बार देखते हैं कि इसका कंटेंट कैसा है। Because it is always easier to roll than to slide a body over another. नाउ अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स किसी कॉन्सेप्ट को जल्दी से मेमोराइज कर लें तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्विजेज और गेम्स उनसे प्रैक्टिस करवाएं। इसीलिए स्टडी एंड लर्न ने अपने कंटेंट में ढेर सारे क्विजेज और गेम्स भी इंटीग्रेट करके रखे हैं। यहाँ पर आप देखिए, इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस कंटेंट में आपको 50,000 से ज्यादा एनिमेटेड वीडियोस मिलते हैं, 2 मिलियन से ज्यादा लर्निंग रिसोर्सेज मिलते हैं, 1 लाख से ज्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं और 10,000 से ज्यादा इंटरैक्टिव टूल्स मिलते हैं। इफ यू वांट टू नो मोर, प्लीज कॉल ऑन 8927089270।